दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। आज की अहम खबरों में जानने वाले हैं कि सभी गरीब परिवारों को 10,000 रुपए देने का सरकार के पास प्रस्ताव पहुंचा है कि सबसे पहले 10,000 रुपए दी जाए उन परिवारों को जो टैक्स के दायरे में नहीं आते और उसके बाद हर महीने 7,500 रुपए उनको दिए जाए जब तक लॉकडाउन चलेगा। पूरी खबर को विस्तार से जानने वाले हैं। इसी के साथ ट्रेनों और बसों को लेकर भी एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है और साथ में ही बैंक खातादारों के लिए भी एक बड़ी खबर है। अगर आपका पीएनबी, ओबीसी या यूनाइटेड बैंक में खाता है तो आप लोगों के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। साथ में स्कूलों को खोलने को लेकर भी सरकार का एक बड़ा फैसला आ रहा है। जल्द ही आपको स्कूल खुलते हुए नजर आने वाले हैं। पूरी अपडेट को कवर करने वाले हैं। प्रवासी मजदूरों को लेकर भी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसको प्रवासी मजदूरों के विरोधी माना जा रहा है और उसकी आलोचना भी हो रही है। इसी के साथ मोबाइल पर सरकार ने रोक लगाया, प्रतिबंध लगाया और उसके बाद जब आलोचना होने लगी सरकार की तो फिर उस प्रतिबंध को भी वापस ले लिया है। इसको भी पूरी डिटेल में समझने वाले हैं। मौसम को लेकर भी एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। तो दोस्तों इन सभी खबरों को डिटेल में जानने वाले हैं। अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और सरकार के द्वारा जारी होने वाली सभी स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर पहली खबर जो है वो श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को लेकर आ रही है। केंद्र सरकार इल्जाम लगा रही है राज्य सरकार पर, राज्य सरकार इल्जाम लगा रही है केंद्र सरकार पर कि हम लोगों को परमिशन नहीं मिल रही है। लेकिन उसके बीच में जो नुकसान हो रहा है वो केवल और केवल मजदूर भाइयों का नुकसान हो रहा है कि वो अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रेलवे मंत्री पीयूष गोयल का आरोप है कि महाराष्ट्र सरकार उनका पूरी तरीके से सहयोग नहीं कर रही है। तो दोस्तों रेल मंत्री पीयूष गोयल जी का कहना है कि महाराष्ट्र सरकार से उन्होंने 125 ट्रेनों की सूची मांगी थी लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने 46 ट्रेनों की सूची दी है जिसमें से 5 ट्रेनें और नहीं चल पाई है तूफान की वजह से जो बंगाल और उड़ीसा जानी थी। तो कुल मिलाकर 41 ट्रेनों को नोटिफाई कर पाई है अभी तक रेल मंत्रालय। वहीं पर दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी का कहना है कि रेल मंत्रालय जो है ना वो पर्याप्त ट्रेन उपलब्ध नहीं करा पा रहा। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और रेल मंत्री पीयूष गोयल के बीच तकरार की जो शुरुआत है वो रविवार को उस समय हुई थी जब ठाकरे ने वेबकास्ट के जरिए राज्य की जनता से बात करते हुए कहा था कि रेलवे ने महाराष्ट्र को उसकी मांग के अनुरूप पर्याप्त श्रमिक ट्रेनें उपलब्ध नहीं कराई है। उन्होंने रेलवे को 200 ट्रेनों के लिए श्रमिकों की सूची सौंपने का भी दावा किया था। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर एक राजनीतिक लड़ाई जो है वो शुरू हो गई है। अब देखने की वाली बात यहाँ पर ये होगी कि कब तक इसका हल निकलकर सामने आता है। दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट जो है वो बैंकों के विलय को लेकर है। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले सरकार ने फैसला लिया था कि 10 बैंकों को मर्ज करके उनको एक साथ लेके कंबाइंड करके उनका 4 बैंक बनाए जाए। तो यहाँ पर जो एक अपडेट निकल कर आ रही है कि 3 बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इनको मर्ज करा गया है और इसको एक नाम दिया गया है पंजाब नेशनल बैंक। कुल मिलाकर ये जो 2 बैंक है आपके ओबीसी वाला और यूनाइटेड बैंक है वो पंजाब में विलुप्त हो गया है। अब जैसे ही ये एक बैंक बना है तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर अराइज हो रहे हैं। भाई जिनका खाता जो है वो ओबीसी में है या यूनाइटेड बैंक में है, अब वो यूजर जो है वो थोड़े से परेशान हो रहे हैं। अब यहाँ पर कस्टमर के द्वारा जो नॉर्मली पर्सन पूछे जा रहे हैं बैंक से कुछ जवाब दिए हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि चेकबुक और पासबुक का क्या होगा जो दूसरे वाले बैंक है। तो यहाँ पर बैंक ने अभी जवाब दिया है कि जब तक कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन हम नहीं निकालते हैं तब तक यही जो पासबुक और चेकबुक है यही आपकी चलने वाली है। इसी के साथ उन्होंने बोला है कि जो अकाउंट में हम पैसे डालने हैं या निकालने हैं तो उसमें IFSC जो कोड है और डेबिट कार्ड के नंबर वगैरह जो है क्या इसमें कुछ बदलाव होगा। तो यहाँ पर भी बैंक ने बताया है कि अभी कोई भी बदलाव नहीं होगा, चाहे आपका ओबीसी बैंक में हो, चाहे आपका पीएनबी में हो, चाहे आपका यूनाइटेड बैंक में हो। एक और बड़ा प्रश्न जो उठ रहा है कि क्या कुछ ब्रांच जो है वो बंद कर दी जाएंगी, जो छोटी ब्रांचें हैं। तो यहाँ पर भी बैंक ने जवाब दिया है कि अभी कोई भी ब्रांच जो है वो बंद नहीं होने वाली है। तो अभी जो संशय बना हुआ है उस संशय को बिल्कुल विराम लगा दिया कि एजुअल जो चल रहा है सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा, बस अब नाम जो है वो पीएनबी रखा जाएगा। आने वाले टाइम में देखते हैं कि मर्ज करने का इनका तरीका किस तरह का होगा। दोस्तों अगली खबर जो है वो स्कूलों को खोलने को लेकर आ रही है कि यहाँ पर पेरेंट्स भी परेशान है कि कब स्कूल खुलेंगे और स्टूडेंट्स भी परेशान है क्योंकि जो बोर्ड क्लासेस में है वो बहुत ज्यादा टेंशन में है कि हम बोर्ड की प्रिपरेशन किस तरीके से कर पाए। आपको पता है कि 16 मार्च से स्कूल बंद है लेकिन अब सरकार ने फैसला लिया है कि जोन वाइज स्कूलों को फिर से खोलने पर विचार चल रहा है। सरकार का विचार है कि पहले ग्रीन जोन में और ऑरेंज जोन में जो है स्कूलों को खोला जाए और स्कूलों में जो उपस्थिति है वो 30% रखी जाए और साथ में ही सरकार पहले जो है बड़ी क्लासेस को बुलाने पर प्लान कर रही है कि कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के स्टूडेंट्स को बुलाया जाए, 8वीं तक के बच्चों की यहाँ पर
छुट्टी करी जाए। लेकिन ये बड़ा फैसला है कि 30% बच्चों की उपस्थिति होगी। तो इसका मतलब क्या है कि सरकार का ये डिसीजन हो सकता है कि वो अल्टरनेट डेज पर, कि भाई 30 बच्चों को 100 में से अगर 30 को बुलाना है तो यहाँ पर अल्टरनेट जो ओड इवन का चक्कर होता है वो यहाँ पर सरकार अप्लाई कर सकती है। तो इस पर एक बड़ा विचार चल रहा है, जल्द ही इसका पूरा डाटा हमारे सामने आने वाला है। तो दोस्तों, स्कूलों को खोलने के लिए आधिकारिक गाइडलाइन इस हफ्ते के अंत तक तैयार हो जाएगी। जब सभी मंत्रालय की सहमति हो जाएगी तो अंतिम फैसला ले लिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 16 मार्च से स्कूल बंद है, तब से अब तक 2 महीने हो चुके हैं। इसलिए अब सबके दिमाग में यही बात चल रही है कि स्कूलों को किस तरीके से खोला जाए। दोस्तों, अगली खबर जो है उसमें विपक्ष ने पक्ष को जो है ना ये बोला है कि इस मुश्किल वक्त में सरकार को चाहिए कि गरीब परिवार जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आ रहे हैं उन सभी परिवारों को 10-10 हज़ार रुपए की राशि दी जानी चाहिए, उनके बैंक में ट्रांसफर होनी चाहिए। और साथ में ही जब तक ये लॉकडाउन चलेगा तब तक 7,500 रुपए उनके हर मंथ खाते में जाने चाहिए, जिससे वो अपने जीवन यापन को सही प्रकार से व्यतीत कर सके। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देश में जारी कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच कांग्रेस सरकार ने लोगों के खाते में 10,000 रुपए डालने की मांग की है। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि कोविड-19 संकट के चलते लोगों के मुद्दे को उठाने के लिए 28 मई को पार्टी के द्वारा राज्यों में एक ऑनलाइन अभियान चलाया जाएगा। दोस्तों, विपक्ष के द्वारा उठाए गए इस प्रस्ताव पर अभी केंद्र सरकार का जवाब आना बाकी है। क्या केंद्र सरकार राजी होगी कि सभी परिवारों को 10,000 रुपए दिए जाएं जो आयकर दायरे के अंतर्गत नहीं आते हैं? दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगली खबर जो है वो प्रवासी मजदूरों को लेकर आ रही है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक टिप्पणी की है। उनका मानना है कि जो भी मजदूर हमारे उत्तर प्रदेश से दूसरे राज्य में काम करने के लिए जाएंगे तो पहले उनको उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसी को लेकर, इस टिप्पणी को लेकर जो है राज ठाकरे काफी ज्यादा नाराज हुए और उन्होंने बोला है कि ठीक है, अब हमारे राज्य में जो भी आएगा उसको हमारे राज्य में भी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर अब रास्ता ये हो गया है कि अगर कोई मजदूर किसी दूसरे राज्य में काम करने के लिए जाएगा तो पहले उसको परमिशन लेनी पड़ेगी अपने राज्य में, और फिर जिस राज्य में जाएगा वहां पर भी उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर सीएम योगी जी के बयान का पलटवार करते हुए राज ठाकरे जी का कहना है कि महाराष्ट्र सरकार को इस तरह की बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। कोई भी कर्मी जो यहाँ काम करने के लिए आए उन्हें सरकार के साथ साथ स्थानीय प्रशासन के पास भी पंजीकरण कराना चाहिए। इन श्रमिकों को अपने दस्तावेजों और तस्वीरें भी जमा करानी होंगी। उन्होंने कहा कि सरकार को गंभीरता के साथ यह काम करना होगा। तो दोस्तों, राज्य सरकारों के द्वारा इस तरह के नियमों पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, बढ़ते अपनी अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक फैसला लिया था 22 मई को कि आइसोलेशन वार्ड में जो मरीज हैं उनके पास मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए। उनका दावा था कि मोबाइल फोन के द्वारा जो है वायरस फैल सकता है। इस आदेश के आने के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है, सवाल उठाए कि ये पाबंदी इसलिए लगाई गई है ताकि अस्पतालों की दुर्दशा का सच जो है वो जनता के सामने ना आ जाए। अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर मोबाइल से संक्रमण फैलता है तो आइसोलेशन वार्ड के साथ साथ पूरे देश में इसे प्रतिबंध कर देना चाहिए। द हिंदू के अनुसार विवाद बढ़ने के बाद डॉक्टर गुप्ता ने रविवार को कहा है कि आइसोलेशन वार्ड में मरीजों को मोबाइल फोन के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। आइसोलेशन वार्ड में घुसने से पहले मरीज को इस बात का खुलासा करना पड़ेगा कि उसके पास मोबाइल और चार्जर है। इसके बाद इन उपकरणों को संक्रमण मुक्त करना होगा। यह प्रक्रिया मरीजों को छुट्टी के वक्त भी अपनानी होगी। तो दोस्तों, बढ़ते अपने मौसम समाचार की तरफ। के देश में बढ़ते तापमान के साथ गर्मी का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के अनेक हिस्सों में 29 और 30 मई को धूल भरी आंधी के साथ कुछ बारिश होने की संभावना भी व्यक्त की जा रही है, जिससे लू के प्रकोप को थोड़ी राहत मिल सकती है। आईएमडी ने रविवार को उत्तर भारत के लिहाज से 25 और 26 मई के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। अनुमान लगाया है कि इस दिन लू का प्रकोप जो है वो अपने चरम सीमा पर होगा। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में पिछले कुछ दिनों में गर्मी बढ़ी है। कहीं कहीं तो तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच गया है। राजस्थान में सोमवार को दिन का सर्वाधिक तापमान वाला दिन माना गया है। चूरू में 47.5 डिग्री सेल्सियस मापा गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में 46.3 डिग्री सेल्सियस तापमान माना गया है। वहीं राजधानी में अधिकतम 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर लू का प्रकोप जो है वो 25 और 26 में ज़्यादा बताया जा रहा है मौसम विभाग के अनुसार।
तो दोस्तों ये थे आज के कुछ प्रमुख समाचार। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय।